हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 3 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है एससीसी को लेकर और हेग कन्वेंशन को लेकर। तो एससीसी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। अब ये क्या होता है? जैसे अपने यहाँ भारत में सेबी होता है, वैसे ही अमेरिका में होता है एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। अब हुआ क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी जो है, अडानी समूह के, उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है और उसी वजह से ये कन्वेंशन चर्चा में आया है, हेग कन्वेंशन। तो हेग कन्वेंशन जो है वो चर्चा में आ गया है। तो इस वजह से अब इसे देखते हैं। हुआ क्या है कि एसईसी ने अडानी और अडानी समूह के प्रति वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया कि मतलब उन्होंने कुछ फेरबदल की हैं चीज़ों पे। अब होगा क्या? जैसे अब यही सेम केस अगर भारत में हो रहा होता तो सेबी हैंडल कर रहा होता, अमेरिका में हो रहा होता तो एसईसी अमेरिका के व्यक्ति को तुरंत समन जारी कर देता। पर ये चूंकि मामला अब क्या आ गया है? अंतर्राष्ट्रीय मामला आ गया है। तो जैसे ही ये मामला अंतर्राष्ट्रीय जाएगा तो हेग कन्वेंशन जो है वो इसमें भूमिका निभाएगा। तो अब हेग कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि 1965 में क्या हुआ था? हेग कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून दस्तावेज, जैसे कि कभी समन जारी करना हो, नोटिस जारी करना हो, यही किया है अभी अडानी के खिलाफ। तो समन या नोटिस जारी करना है तो दूसरे देश में कानूनी रूप से भेजना कैसे आसान बनाया जाए। मतलब दूसरे देश के अगर व्यक्ति को समन जारी करना है, नोटिस देना है, तो वो हेग कमीशन के अंतर्गत कैसे आसान बनाएगा, ये इसमें तय किया गया था। अब दोनों के बीच सरल प्रक्रिया कैसी करनी थी? सरल प्रक्रिया बनानी थी। इसमें 80+ देश हैं और भारत इसका सदस्य है। बिल्कुल, अगर भारत इसमें न जुड़ा होता तो एसईसी क्यों भेजता इस हेग कन्वेंशन के अंतर्गत? तो ये मेन हो है। तो अमेरिका जब अदालत में, मतलब अमेरिकी अदालत ने इनके खिलाफ अभी एक नोटिस जारी किया है अडानी ग्रुप के खिलाफ। तो अब ये कैसे आएगा? भारत में आएगा इस कानून के अंतर्गत जो हेग वाला है। तो मामला क्या है? एसईसी की कार्रवाई। तो अमेरिका का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को सूचित किया है कि अडानी और सागर अडानी जो है उन्होंने कुछ फ्रॉड किए हैं और इसलिए भारत सरकार की अब सहायता ले रहे हैं। अब हेग कन्वेंशन के बारे में देख लेना है कि जो एसईसी ने हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत से मदद मांगी है। इसमें क्या हुआ होता है कि अगर विदेशी, मतलब वही मुकदमा चल रहा होता तो दूसरे देश सहायता करेगा। तो ये देखा। और ट्रंप इससे पहले ही विदेशी भ्रष्टाचार आचरण अधिनियम को प्रवर्तन को रोका था, जिसके तहत अडानी समूह पर आरोप लगाए गए थे। मतलब एक कानून हुआ करता था जिस पर ट्रंप ने तो रोक लगा दी गई थी, पर ट्रंप के कानून की रोक लगाने से पहले ही अडानी पे केस वहाँ पे लग चुका था। तो पूर्व प्रशासन नीति थी। मतलब ट्रंप ने अभी कह दिया है कि भ्रष्टाचार जो आचरण वाला है उसके प्रवर्तन अभी ये कानून लागू नहीं करेंगे, पर चूंकि अडानी पे जो केस चल रहा था उस कानून से पहले से स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से ये कानून अभी चलता रहेगा। अब हेग सर्विस कन्वेंशन के बारे में देखें काम कैसे करता है। तो हमने देखा 65 में आया था ये कन्वेंशन ऑन सर्विस अवॉर्ड ऑफ, मतलब एब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है, जो जुडिशियल डॉक्यूमेंट, सिविल और कॉमर्शियल मैटर्स के बारे में। उद्देश्य क्या? वही न्यायिक दस्तावेज इन सब की एक देश से दूसरे देश में जाएगा। महत्व क्या होता है? अब विदेशी न्यायालयों में मुकदमे झेल रहे जो प्रतिवादियों का समय और उचित नोटिस मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा कि भारत अमेरिका चूंकि ये शामिल है, तो भारत ने इसे कब अपनाया था? 2006 में अपनाया था, लेकिन भारत ने पूरी तरह से नहीं अपनाया है। इसके कुछ प्रावधानों को अपनाया है, कुछ को नहीं। जैसे कि सीधी डायरेक्ट सर्विस की अनुमति नहीं है। मतलब हमारे यहाँ सीधे तरीके से अमेरिका कोई किसी को समन जारी नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? भारत में केवल लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से ही करेगा। मतलब अमेरिका का जो कमीशन होगा वो लॉ मिनिस्ट्री के पास, और अडानी का जो समन भेजेगा फिर लॉ मिनिस्ट्री से आगे क्रियान्वित करेगी। तो और डॉक्यूमेंट की जो भाषा होनी चाहिए वो कहा गया है कैसी होनी चाहिए? अंग्रेजी में होनी चाहिए। साथ ही साथ डाक और कूटनीतिक चैनल प्रतिबंधित रहेंगे। आर्टिकल जो 10 है इस कन्वेंशन का, उसके तहत न्यायिक अधिकारियों और राजनयिक एजेंटों के माध्यम से सीधी सेवा की अनुमति नहीं है। मतलब जो करेगा लॉ मिनिस्ट्री ही करेगा। हालांकि
भारत समन अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, भारत ये कह सकता है हम इसे नहीं मानेंगे। आर्टिकल 13 के तहत समन अनुरोध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता का अगर हनन कर रहा है तो भारत इसे अस्वीकार कर भी सकता है। लेकिन अभी ऐसा तो कोई कानून है नहीं, अडानी के खिलाफ है, तो स्वतंत्रता और हमारी संप्रभुता को तो समन कर नहीं रहा है ये उल्लंघन। तो इस वजह से अब इसमें क्या होगा, आगे कार्रवाई होगी अभी आगे। तो अब ऐसी ने भारत को अनौपचारिक जो अनुरोध भेज दिया है मंत्रालय के पास। अब क्या होगा इससे कि इसे अस्वीकार तो कर सकते थे अगर राष्ट्रीय मुद्दा होता, पर अब इसे नहीं कर पाएंगे। तो अब होगा क्या, अगर 6 महीने के भीतर कोई प्रतिक्रिया भारत से नहीं दी जाएगी तो अमेरिका का जो कोर्ट होगा वो डिफ़ॉल्ट जजमेंट जारी करेगा। अब इस डिफ़ॉल्ट जजमेंट को देखते हैं क्या है। तो डिफ़ॉल्ट जजमेंट के तहत क्या होता है कि जैसे प्रतिवादी ना आए, मतलब एक केस का एक तरफ का आए व्यक्ति, एक तरफ का ना आए, तो जो नहीं आएगा तो वो उसके खिलाफ केस क्या कर दिया जाएगा, सुना दिया जाएगा, मतलब पहली पार्टी को ही जीता घोषित कर दिया जाएगा। तो वही बात है कि यदि प्रतिवादी समन प्राप्त करने के बाद कोर्ट में नहीं आता है तो वो केस को हार जाएगा। तो अब डिफ़ॉल्ट जजमेंट दे दिया जाएगा अगर 6 महीने में अडानी वहाँ पेश नहीं होते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। इसके बाद अगला है टॉनकिन की खाड़ी। तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है ऊपर चाइना, इधर है वियतनाम। ये और वियतनाम और चाइना के बीच में जो ये वाला एरिया है इसे ही क्या कहते हैं, टॉनकिन की खाड़ी। जो टॉनकिन की खाड़ी है, अब ये हमेशा से चर्चा में रहता है चाइना के बीच में और चाइना के साथ साथ वियतनाम के बीच में। क्यों, क्योंकि वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारा बनता है नॉटिकल माइल वाला। अब चाइना का एरिया और वियतनाम दोनों का एरिया बीच में टकराता है इस एरिया से। तो चाइना कहता है हमारा एरिया है और वियतनाम कहता है हमारा एरिया। इस वजह से ये भी चर्चा में चलता रहता है। तो वियतनाम का जब वॉर हुआ था, वियतनाम का वॉर, क्योंकि अमेरिका अभी तक 2 ही 3 युद्धों में सबसे बुरा फंसा है। एक अभी जो अफ़गानिस्तान में फंसा था और उससे पहले 65 के आसपास इस वियतनाम वाले एरिया में फंसा था। यहाँ की जलवायु क्षेत्र से परिचित नहीं थे, तो एक तरीके से अमेरिका को बहुत आर्थिक और जो उनकी सैन्य संगठन था उसे बहुत हानि हुई थी इस एरिया में। तो तब से ये टॉनकिन की खाड़ी विवाद में चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये चूँकि साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है तो चाइना और इनके बीच इसमें लड़ाई चलती रहती है। अब यहीं पे एक कुछ बंदरगाह वगैरह है। अब यहाँ पे एक जो रिवर गिरती है वो इस रिवर का नाम क्या है, रेड रिवर। अगर पूछा जाए कौन सी रिवर गिरती है, रेड रिवर। ऊपर की तरफ एक येलो रिवर है और यहाँ पे कौन सी है, रेड रिवर। तो टॉनकिन की खाड़ी, तो ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे है हेननान स्ट्रेट आइलैंड है, हेननान, और हेननान करके ही स्ट्रेट है। तो ये याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या याद रखना है, टॉनकिन की खाड़ी वियतनाम और चाइना के बीच में जो साउथ चाइना सी है उसके अंतर्गत आता है। और जो इसका ऐतिहासिक महत्व है 1965 के आसपास से ही काफ़ी ज़्यादा रहा है, क्योंकि जैसे ही ताइवान का युद्ध हुआ था अमेरिका से, तब से ही चर्चा में चलता रहता। तो ये याद रखना, कौन सी रिवर गिरती है इस एरिया में, टॉनकिन की रिवर गिर रही, मतलब टॉनकिन में रेड रिवर गिर रही है। अभी क्या हुआ है कि वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने अभी एक मानचित्र जारी कर दिया है और इसके बीच में उन्होंने ये दिखा दिया टॉनकिन किसका है, वियतनाम का। तो वही चीज़ है, इसमें विवाद का विषय रहती है। तो टॉनकिन की खाड़ी देखा हमने, साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है और उसके उत्तर पूर्व में चाइना वाला एरिया, रेड रिवर यहाँ पे गिरती है, दक्षिण चाइना सागर से जुड़ा है। यहाँ पे हैनान करके जो हमने देखा था स्ट्रेट, हैनान पेनिनसुला, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब बेस लाइन की बात आ रही, विवाद क्यों है, तो विवाद है बेस लाइन को लेकर। अब बेस लाइन क्या होती है, 2 देशों के बीच समुद्री सीमाओं को बांटने की कोशिश कर दी जाती है बेस लाइन के माध्यम से। मतलब एक वाटर टेरिटरी होती है जो काल्पनिक होती है। अब यही है स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन होता है वो, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं, इकोनॉमिक जो जोन है वही हाई सी वाला एरिया। मतलब अब जैसे भारत है, भारत के आसपास वाले एरिया समुद्री तट हमारा ही तो है, वैसे ही है। अब यहाँ पे जो बेस लाइन अगर पूछ ले क्या है, तो समुद्र का एरिया डिसाइड करता है बेस लाइन। तो समुद्र में जो ज्वार वगैरह आते हैं उनसे हम तय कर लेते हैं उस एरिया को। तो ये अब ये बेस लाइन वाला सिद्धांत किसने दिया था, अनक्लोज ने दिया था। अनक्लोज क्या है, तो समुद्री कानून देखता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ एंड लॉ ऑफ द सी। तो ये जो अनक्लोज याद
रख लेना है, इसी के द्वारा ये दिया गया था। होता कितना है, जो 12 नॉटिकल माइल होता है, 12 नॉटिकल माइल मतलब लगभग 22 किलोमीटर के आसपास, तो 12 नॉटिकल माइल राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र कहलाता है, राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र। उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल, ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो स्थल पे होता है जो किसी एरिया, देश का एरिया, राज्य का एरिया स्पेशल घोषित कर दिया था, जहाँ टैक्स वगैरह कम होते। समुद्र में हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, EEZ। तो वही EEZ 200 नॉटिकल माइल तक होता है, जहाँ विशेष आर्थिक अधिकार होते हैं किसी राज्य के पास। तो उसी को लेकर अभी विवाद चल रहा है, किसके बीच में, चाइना के बीच में और वियतनाम के बीच में, टॉनकिन खाड़ी को लेकर। तो ये देख लिया हमने, क्षेत्रीय जो बॉर्डर होता है 12 नॉटिकल माइल तक होता है, और जो इकोनॉमिक जोन होता है, कौन सा वाला इकोनॉमिक जोन, ये वाला है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है, जहाँ किसी देश को मछली पालन, खनिज संसाधन, अन्य आर्थिक अधिकार होते हैं। तो ये हमने देखा। अब टॉनकिन की खाड़ी का महत्व देख ही लिया, वियतनाम युद्ध हुआ था तब से ये चर्चा में चलता है टॉनकिन की खाड़ी। आगे क्या है, तनाव चलता ही है, सालों से ये चल रहा है। तो दक्षिण चीन सागर पहले से ही विवादित क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि चाइना यहाँ पे कृत्रिम आइलैंड बनाता रहता है। अब अमेरिका व और जो देश हैं वो चाइना के विरुद्ध वियतनाम को सपोर्ट करते हैं, चाइना हमेशा प्रतिक्रिया गलत देता ही है। तो ये देखा। अगला है RBI का $10 बिलियन का जो डॉलर रुपए स्वैप है, तो ये घोषित किया गया। अब इसमें क्या है, अब देखो अभी भारत का रुपए नीचे की तरफ जा रहा है, और भारत में लोगों मंदी जैसी, मतलब मंदी का मतलब सुस्ती चल रही है, अभी भारत में लोग ना ज़्यादा रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना कुछ। तो RBI ने अब क्या किया है, $10 बिलियन का भाई, मतलब जो डॉलर वाला है, बाई सेल स्वैप लेके आए हैं। अब बाई सेल स्वैप का क्या मतलब हुआ, अब RBI को, हमें बेसिक थीम पे जाना है, RBI को मार्केट में रुपए की ही तो बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि अगर बैंक के पास रुपए ज़्यादा होगा तो बैंक रुपए लोन उठाएगी, लोन उठाएंगे, लोग लोन लेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब RBI ने सोचा कि कैसे लिक्विडिटी बढ़ानी होगी, तो RBI ने क्या किया है, डॉलर को खरीदा है बैंकों से, तो ऐसे ही नाम दिया गया डॉलर रुपए स्वैप, जो RBI ने $10 बिलियन के अभी कर रहे हैं बैंक से। अब RBI बैंक से क्या कहेगा कि हमें अपने डॉलर दे दो और हमसे रुपए ले लो, 3 साल के लिए अभी कहा है सरकार ने, तो 3 साल के लिए RBI दे देगा। अब सोचो, बैंक के पास रुपए आ गए, RBI के पास डॉलर आ गए। अब बैंक के पास रुपए ज़्यादा आएंगे तो बैंक सस्ती दरों पे किसे देगा, लोगों को लोन देगा, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और भारत का जो रुपए है वो स्थिर हो जाएगा, मतलब लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो डॉलर स्वैप में क्या होता है, एक विदेशी फॉरेक्स टूल है जिसका उपयोग RBI तरलता प्रबंधन, मतलब कम या ज़्यादा करने के लिए किया करते हैं। अब बैंक जो है RBI को डॉलर बेचते हैं, बदले में रुपए प्राप्त करते हैं, और RBI एक निश्चित समय के लिए ये करता है, ऐसा नहीं है अनिश्चित समय के लिए, जैसे इस बार कर रखा है अभी RBI ने 3 साल के लिए कहा गया है। तो कौन संचालित करता है, RBI संचालित करता है। क्यों, क्योंकि हमें मॉनेटरी पॉलिसी को सही करना होता है। अवधि 6 महीने से 3 साल तक की होती है, ज़्यादा से मतलब नॉर्मली होती है 6 महीने से 3 साल तक, या अधिक हो सकता है। तरलता प्रबंधन देख ही लिया हमने, मार्केट में रुपए कम ज़्यादा करना RBI से देखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर हमने ये समझ लिया है कि रुपए कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं अगर RBI से रुपए दूर जा रहा है, RBI से रुपए दूर जा रहा है, तो मार्केट में तरलता कैसी होगी, बढ़ेगी। और RBI के पास रुपए ज़्यादा आ रहा है तो तरलता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब RBI ही तो रुपए दे रहा है बैंकों को, तो तरलता ज़्यादा हो जाएगी, तो मौद्रिक स्थिति कैसी, मजबूत हो जाएगी, रुपए मजबूत हो जाएगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि रुपए ज़्यादा मार्केट में होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने में भी ये मदद मिलती है। तो ये देखा। अगला है एक आर्टिकल भवानी नदी को लेकर। तो भवानी कावेरी की एक कौन सी है, सहायक नदी है। तो तमिलनाडु में ये क्या हुआ है, इस वाले एरिया में जो पीने का पानी है, भवानी नदी का पीने का पानी वो अयोग्य बता दिया गया है, तो इस वजह से चर्चा चल रही। तो ये वाली जो नदी दिख रही है ये है कावेरी नदी, और ये है भवानी नदी। तो कावेरी नदी में मिल जाती है कौन सी नदी, भवानी नदी। तो इस वजह से तमिलनाडु वाले एरिया में भवानी नदी का क्या किया गया है,
बताया गया है कि पानी थोड़ा इसका दूषित है। तो पश्चिमी घाट की नीलगिरी से निकलती है, केरल के साइलेंट वैली में प्रवेश करती है भवानी रिवर, और उसके बाद नीलगिरी कोयम्बटूर इरोड में बहती है। इरोड में भवानी जो नदी है वो कावेरी में बाद में मिल जाती है। इसका ज़्यादा जो एरिया है वो कहाँ है, तमिलनाडु में ही है, तो ये याद रखना। पश्चिम और पूर्व में बरागर एक नदी है जो नीलगिरी से मिलती है। तो इसकी जो मुख्य सहायक नदी है भवानी की, वो कौन सी है, बरागर नदी, जो नीलगिरी से ही निकलती है। यहाँ पे एक भवानी सागर क्या है, बांध भी है, तो ये याद रखना है। क्यों इससे इम्पोर्टेंट है ये भवानी सागर बांध, तो भवानी नदी पर बना यह दुनिया का सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। सबसे बड़ा नहीं है पर मिट्टी के बांधों में सबसे बड़े बांधों में से एक ये है भवानी सागर बांध। कहाँ, भवानी नदी पे आ गया। तो ये हमने इसके बारे में देखा, भवानी के बारे में। अब नदी जल प्रदूषण का कारण अब क्या है, क्यों प्रदूषण हो रही होगी नदी, औद्योगिक कचरा बढ़ रहा है, कृषि के उपयोग में जो केमिकल यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो, और खुले में शौच और कूड़ा कचरे का प्रबंधन ना होना, ये समस्या होती है। संभावित प्रभाव क्या होंगे, पीने के पानी की गुणवत्ता का खराब होना, जैव विविधता का नष्ट होना, और रोग वगैरह टाइफाइड, डायरिया, ये सब फैलेंगे ज़्यादा। अगला है 10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्धन की योजना सरकार लेके आई है। अब एफपीओ क्या होता है, तो एफपीओ है फार्मर, एक तो एफपीओ अलग होता है, इकोनॉमी वाला जो होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, पहली बार जब शेयर वाला होता है, तो वो एफपीओ एक वो भी होता है, अचानक से जब किसी कंपनी को रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो वो एफपीओ लेके आते हैं, वो नहीं है ये एफपीओ। ये कौन सा है एफपीओ, ये है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसान उत्पादक संगठन। ऐसे 10,000 नए उत्पादन संगठनों का योजना बनाई गई है। तो भारत सरकार ने 29 फरवरी से 2020 को, मतलब अभी तो 28 की थी, 29 फरवरी 2020 को कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय, जो किसान कल्याण मंत्रालय के तहत 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की योजना बनाई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना था। तो वही चीज़ अभी चर्चा में चल रही है। तो इसकी विशेषताएं देखें एफपीओ की, आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब जैसे एक जिला एक उत्पाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसी चीज़ों पे क्या है, एक जिला एक उत्पाद को ज़्यादा बढ़ावा देना है, आर्थिक सहायता देना है। प्रत्येक नए एफपीओ को 5 वर्ष तक समर्थन दिया जाएगा, उन्हें 3 वर्षों तक 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब ऐसे काफ़ी सहायता दिए जाते हैं। वैसे एफपीओ होता क्या है, तो एफपीओ किसानों का एक समूह होता है। क्या है, किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन, मार्केटिंग, कृषि उत्पादन और मार्केटिंग संसाधनों का बेहतर क्रियान्वयन, ये सारी चीज़ें मिलकर करते हैं। सरकार नाबार्ड जो हमारा है, नाबार्ड और उसके बाद है अन्य संगठन है, इसमें वित्तीय सहायता भी करते हैं। तो संस्थागत इन्हें ऋण आसानी से मिल जाएगा। अब सोचो अगर इन्हें संस्था से ऋण मिल जाएगा, मतलब बैंकों से, संस्थाओं से, तो उस पर ब्याज कम होगा, तो किसानों को फ़ायदा मिलेगा इसका। तो ये सारी चीज़ें करी गई हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वाला है, चल ही रहा है, इसके तहत ही है, तो ये वाला देगा। तो इसमें नए संगठन खोले जा रहे हैं, इससे लोगों को क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। तो हमने ये देखा क्या है इसका कानूनी आधार क्या है, तो जो कंपनी अधिनियम है उसमें भी ये पंजीकृत है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एफपीओ पंजीकृत है। अब लाभ क्या होते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में ये मदद करते हैं, क्योंकि ये संगठन किसानों के संगठन है ना, तो किसानों को बेहतर मूल्य, भंडारण वगैरह के लिए नुकसान कम होता है, वित्तीय सुरक्षा, कर्ज को कम करना, मुनाफा अब ज़्यादा होगा कर्ज कम हो जाएगा, वित्तीय मूल्य जो स्थिरता बनी रहेगी, ये सब इसके काम होते हैं। अब भारत ईयू के बीच में, भारत और ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक हुई है। तो भारत और यूरोपीय यूनियन है उसके बीच में भी दूसरी बैठक हुई है, तो इसके लिए भी चर्चा में चल रहा है। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो बैठक हुई थी उसकी स्थापना 2022 में ही हुई थी। उद्देश्य क्या है, भारत और यूरोप के बीच में व्यापार, तकनीक, वैश्विक सुरक्षा, इन्हें बढ़ावा देना है। कब, 2022 के बाद से। उसके बाद है 3 मुख्य कार्य समूह इन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। एक तो जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, इन सबको बढ़ावा देना है, और रिन्यूएबल एनर्जी वाला हुई ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, साथ ही व्यापार, निवेश, इनको बढ़ावा देना है। तो ये याद इम्पोर्टेंट है। अब बैठक का मुख्य निष्कर्ष क्या है निकले हैं जो भारत और यूरोप के बीच में हुई है, जैसे हम एक दूसरे देशों को AI, 6G इन सब में बढ़ावा देंगे, इनमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा जो हाइड्रोजन, यूरोप जो
मतलब हाइड्रोजन है, ग्रीन एनर्जी, इन्हें बढ़ावा देंगे। साथ ही हॉराइजन यूरोप प्रोग्राम है जो के तहत 60 मिलियन यूरो के संयुक्त निवेश के साथ अनुसंधान करेंगे, मतलब सूर्य वगैरह जैसे नासा इसरो करते रहते तो उनमें एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद निवेश को हम क्या कर देंगे, आसान बनाएंगे दोनों देशों के बीच में। अब यूरोप भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पूरा यूरोपीय यूनियन जो है सबसे बड़ा भागीदार है। तो इनके बीच में, भारत और इनके बीच में 113 बिलियन यूरो तक व्यापार चलता है, भारत और किसके बीच में, यूरोपीय यूनियन के बीच में। भारत से क्या निर्यात होता है यूरोप को, मशीनरी, रसायन, परिवहन, विमान और विद्युत उपकरण। यूरोप से, जो यूरोपीय यूनियन से भारत को क्या निर्यात, मतलब भारत क्या मंगाता है, तो मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और उन्नत तकनीक। तो ये देखा। अगला है आदित्य L1 को लेकर, तो सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर आई है। तो आदित्य L1 जो पिछले वर्षों गया था, तो क्या हुआ था, 2 सितंबर, कब, 2 सितंबर 2023 को एक लॉन्च हुआ था। उसका नाम क्या था, आदित्य L1, इसरो ने लॉन्च किया था। L1 का मतलब क्या होता है, जिस एरिया में वो अभी स्थापित है उसे कहा जाता है L1। उसे वैसे कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, एक जो सैटेलाइट है उसे रख दिया जाएगा और वहाँ पे ईंधन की खपत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल बना रहता है। तो आदित्य L1 उसने क्या किया, अभी कर्नेल की पहली तस्वीर और सूर्य के चारों ओर की पहली एक तस्वीर ली है, तो आदित्य L1 ने। तो आदित्य L1 सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने, जो अब आदित्य L1 में क्या लगा है, अल्ट्रावायलेट जो इमेजिंग टेलीस्कोप है उसने सोलर फ्लेयर, अब सोलर फ्लेयर क्या होता है, ऐसे सूरज निकलता है, मतलब सूरज है और सूरज जो गर्मी छोड़ रहा होता है, उन्हीं में जब छोटे छोटे, असल में वो विस्फोट से हो रहे होते और वही फ्लेयर होती है, मतलब ऐसे चिंगारी टाइप का ऐसे करके। तो ये सब ने, तो उसकी ही पहली तस्वीर ली है इसने। तो इस वजह से चल रहा है। तो सोलर फ्लेयर क्या है, जब सूर्य में, वायुमंडल में अचानक तीव्र ऊर्जा विस्फोट हो जाता है, अब वो सोलर फ्लेयर ऐसे ऐसे चारों दिशाओं में जाती हैं, तो यही चीज़ें होती। वैसे इनके बहुत नुकसान भी होते हैं, क्योंकि सोलर फ्लेयर आग के गुच्छे टाइप के हैं। जब ये संचार माध्यम, उपग्रह और इन ग्रिडों के प्रभाव में भी आ जाते, मतलब अगर सोचो सैटेलाइट से टकराए, कहीं टकराए कुछ हो, तो नुकसान करेगा कि नहीं सोलर फ्लेयर। और यही यूपीएससी में एक बार आ भी चुका है कि सोलर फ्लेयर के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो फ्लेयर की तीव्रता के आधार पर इन्हें कई श्रेणियों में बांटा जाता है, किसकी तीव्रता ज़्यादा, ये सब है। अब आदित्य L1 सोलर फ्लेयर का अध्ययन कैसे करता है, तो ये क्या करेंगे, सूर्य की एक विशेष क्षेत्र यूवी और एक्सरे में अधिक चमकता है, मतलब सूर्य का एक क्षेत्र होगा, वो यूवी और एक्सरे जब हम किरणें छोड़ेंगे तो ज़्यादा चमकता है, इसे ही मापा जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे यंत्र हैं, मतलब इस सैटेलाइट में बहुत सारे यंत्र लगे हैं, जैसे एक सूट करके SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, क्योंकि हमने देखा क्या, अल्ट्रावायलेट अगर रेस छोड़ते हैं तो सूर्य ज़्यादा अच्छी तरीके से तस्वीर ली जाती, तो वही काम किया गया। दूसरा है सोलेक्स और हेलियोस करके है। तो सोलेक्स में क्या है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और हेलियोस क्या है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी एक्सरे। तो इनका क्या है, उत्सर्जन, मतलब वही चीज़ है, सोलर लो एनर्जी को भी करेंगे और ये हाई एनर्जी जो सूर्य से निकल रही होगी उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा भी सितंबर में लॉन्च किया था। L1 पॉइंट पे, L1 ऐसे करके पॉइंट है कुछ ब्रह्मांड में, मतलब अपने आसपास ऑर्बिट में, तो L1 पॉइंट पे इसे रखा गया। भारत का पहला ये सौर मिशन हुआ करता था। तो लैग्रेंज पॉइंट देखा। अब लैग्रेंज पॉइंट स्थापित कैसे करते हैं, अब सोचो ये अर्थ है और ये है सन। अब अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ दोनों का ग्रेविटी वगैरह शून्य होता है। तो इन एरिया में ना कोई इधर जाएगा उपग्रह, ना इधर जाएगा, तो वो स्थापित रहेंगे ना, और एनर्जी भी नहीं लगेगी क्योंकि वो स्टेबल है। तो गुरुत्वाकर्षण एक संतुलन बिंदु होता है, केवल एक ही बिंदु नहीं है, मतलब 4-5 एरिया है ऐसे। पर हमने जो अपना अभी ये लॉन्च करके रखा है वो L1 पे है। तो सूर्य के बाहरी जो क्रोमोस्फीयर है उसका अध्ययन करना है, कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोनल हीटिंग का विश्लेषण करना। अब ये क्या होता है, वही सौर की जो एनर्जी निकल रही है उसका अध्ययन, सौर हवाओं, इन सब का देखना। इसमें जो जो उपकरण लगे हैं, सूट अभी देखा जो इसमें लगा है, यूवी रेस को देखेगा। उसके बाद है जो VELC है वो सौर कोरोना का अध्ययन करता है। सोलेक्स देखा लो वाला, हेलियोस है हाई वाला, एस्पेक्स है सौर हवाओं का अध्ययन करेगा। एक करके PAPA प्लाज्मा का है, PAPA से याद कर लेना,
प्लाज्मा वाला। उसका डिजिटल मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटो आ गया तो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है ये। तो ये देखा हमने। सोलर फ्लेयर के पृथ्वी पर प्रभाव क्या हो सकते हैं। अब सोचो, सूर्य से तेज मात्रा में आग के गुच्छे पृथ्वी पे आ रहे हो तो उससे रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है, मतलब जो रेडियो तरंग है वो नष्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सैटेलाइट में प्रभाव बुरा पड़ेगा। अब आग तो हर एक जगह पे ही बुरा प्रभाव डालेगा। तो ये सारी चीज़ें। अगला है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन मतलब विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या होता है कि संसद के विदेश मंत्री के खिलाफ, कौन, संसद में विदेश मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें उन पर भ्रामक और अपूर्ण जानकारी का आरोप लगाया गया है। होता क्या है वैसे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। प्रिविलेज मतलब जो है प्रिविलेज मोशन, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। संसदों को विशेष अधिकार जो उन्हें मिलते होते हैं, वो विशेष अधिकार क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो निर्भीक रूप से क्या कर सके, काम कर सके अपना। यदि पर मंत्री सांसद इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ये विशेषाधिकार हनन मोशन लाया जा सकता है जब उल्लंघन करेगा। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होते हैं, जब किसी सांसद को लगता है तो उसे विशेषाधिकारों का तब ये लाया जाता है जब उल्लंघन हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, गुप्तचर मतलब गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार, यही तो विशेषाधिकार होते हैं। मतलब एक तो क्या हो गया, भाषण, कुछ भी भाषण बोल सकते हो किसमें, संसद भवन में या बैठक में, और उसके गिरफ्तार भी नहीं किए जाओगे। ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गए। सामूहिक विशेषाधिकार क्या हो, पूरे सदन की जो सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है वो सामूहिक विशेषाधिकार होता है। जैसे उनकी बात को बाहर नहीं सुन, क्या अगर उनने रोक लगा दी तो बाहर मामला नहीं जाएगा, ये सब। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होती है, प्रस्तुतिकरण किसके समक्ष होगा, अध्यक्ष या सभापति के समक्ष में। उसका निर्णय, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय अध्यक्ष सभापति स्वयं लेता है और उसे विशेषाधिकार समिति को भेजता है, मतलब निर्णय ले लेगा, फिर विशेषाधिकार समिति उसकी जांच करेगी। कार्रवाई, यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो दोषी के खिलाफ कड़ी चेतावनी और ये सारी चीज़ें कार्रवाई करी जाएगी। इसके बाद एक न्यूज़ है बंजारा समुदाय की भूमिका को लेकर। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने बंजारा समुदाय को देश की प्रकृति और परंपरा में भूमिका की प्रशंसा की है। बंजारे तो हम जानते ही हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नोमैडिक होते हैं। तो बंजारा समुदाय, जिसे बेपारी, मुकेरी, लावान आदि नामों से जाना जाता है, घूमंतु होते हैं बंजारे। राजस्थान मेन इनका एरिया होता है, जो मेवाड़ वाला एरिया। यह समुदाय बहुभाषी और बहुधार्मिक होता है। क्यों, दूसरे देश जगह पे जाते हैं तो बहुभाषा सीख लेते हैं और बहुधर्म भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी एक ही धर्म से, अलग अलग धर्म से हो सकते हैं। बंजारे ही तो हैं केवल। तो बंजारों की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये अपना व्यापार करते रहते हैं, जैसे अनाज, दाल, चीनी, इन सब का। बड़े समूहों में रहते हैं, जिसे टांडा कहा जाता है। जो इनके समूह होते हैं इसमें चलते हैं, उसे टांडा कहा जाता है। प्रत्येक टांडे का नेतृत्व नायक एक सरदार करता है। बंजारा समुदाय का ऐतिहासिक अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने शहरों में अनाज आपूर्ति के लिए बंजारों की सहायता ली थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जहांगीर ने तुझुके जहांगीर में लिखा है कि बंजारे बैलों पर अनाज लादकर गांव से शहरों तक पहुंचाते थे, ये भी काम करते हैं बंजारे। उसके बाद मुगल काल में ये खाद्यान्न आपूर्ति में बंजारों की भूमिका रही थी। और वर्तमान स्थिति देखें तो बंजारा समुदाय मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन एरिया में ये मिलता है। तो इसके बारे में देखें, अब इससे संबंधित कुछ ये तथ्य हैं जो अभी हमने पढ़े शॉर्ट में, वही। उसके बाद है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, ART, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है इस पर। तो ART और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये देखते हैं। तो एंटीवायरल जो ये एंटीवायरल थेरेपी होती क्या है, तो जैसे HIV हुआ, HIV के संक्रमण में हम क्या करते हैं, HIV संक्रमण के इलाज में ART जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो ART होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये HIV को ख़त्म नहीं करता है कि HIV ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वायरस को नियंत्रण करेगा कि फैले ना। तो अब समझ में आएगा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या करता है, HIV में यूज़ होता है, पर HIV को क्या समाप्त करता है, नहीं, बस वायरस ना ज़्यादा फैले, जल्दी मृत्यु ना, ये सारा काम करता है। तो इसमें कई दवाओं, ART में क्या होता है, जैसे वैसे कैसे मान लो बुखार आता है तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, पर क्या पैरासीटामोल से सही हो जाए, नहीं, 2-4 टैबलेट
टैबलेट और भी तो दी जाती हैं साथ में, तो कॉम्बिनेशन होता है। तो ART भी ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन है जहाँ कई सारी दवाओं का एक मिश्रण मतलब अलग अलग करके एक दवा तैयार की जाती है जो शरीर में क्या करती है, वायरस को बढ़ने से रोकती है और मजबूत करता है। तो यही है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश जारी कर दिया है। तो HIV रोगियों की दवाओं में निरंतर आपूर्ति होती रहे, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी दवा का कोई शॉर्टेज वगैरह ये न्यूज़ चल रही थी। उसके बाद है ART क्या है, तो हमने देखा वो एक उपचार की पद्धति है जो HIV को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, पूरी तरह समाप्त नहीं करता है। अब HIV शरीर में CD4 मतलब जो हेल्पर T कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या HIV क्या करता है, हमारी जो लिम्फोसाइट होती है, B लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स में होती हैं, एक RBC होता है एक वाइट वाला, तो वाइट वाले में होता है, उन्हीं हेल्पर T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अब सोचो T कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, यही हमारी एंटीबॉडी बना रही थी, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो तभी कहते हैं HIV कोई बीमारी नहीं है पर और बीमारियों का आमंत्रण होता है। तो ये सारी चीज़ें अब ART क्या करेगा, इन्हीं जो सेलें हैं कोशिकाओं ने बढ़ावा देगा ताकि प्रतिरोधकता ज़्यादा बना रहे। अब भारत में HIV एड्स के नियंत्रण के कार्यक्रम 1992 से ही चल रहा था, वर्तमान में भी से चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने। उसके बाद है भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एक स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। तो भारत और जापान ने $75 अरब के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप को नवीनीकृत किया, मतलब इनके बीच में पहले से जो व्यापार हो रहा था उसे थोड़ा और नवीनीकृत कर दिया है। तो वही वाली चीज़ है। तो BSA के बारे में बात करें तो यह दो केंद्रीय बैंकों के बीच का समझौता होता है जो भारत और जापान के बीच में हुआ है, स्वैप एग्रीमेंट। तो स्वैप तो बैंकें ही करती हैं, तो यह संस्थाएं तो एक मुद्रा नकदी प्रवाह को दूसरे में विनियमित करते हैं, मतलब एक जगह मुद्रा कम है तो दूसरी जगह से भेज दिए, दूसरी जगह कम है तीसरे, तो ये दोनों देशों के बीच में हो जाएगा ना। भारत को जब ज़रूरत पड़ेगी तो जापान दे देगा, जापान को तो भारत से, तो ऐसे ही करेंगे। तो BSA का महत्व क्या होता है, विनियमन स्थिर दर होनी चाहिए, वित्तीय संकट से सुरक्षा एक दूसरे को करेंगे, आर्थिक सहयोग, बाजार पर विश्वास बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद ये परीक्षा के लिए तत्व जो अभी हमने देखे डाटा वो इसमें लिख दिया गया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के, ये वाले जो अभी हमने पढ़ा एक दो आर्टिकल। इसके बाद है अगला ओरोविले टाउनशिप। तो ओरोविले को तो हम जानते ही हैं, ओरोविले टाउनशिप कहाँ पे, ये कहाँ तमिलनाडु वाले एरिया में है। तो ये एक ऐसा शहर है, ऐसा शहर हो सकता है अगर क्या सोचो दुनिया में जिसमें ना कोई राजनीति हो, ना कोई उनका धर्म हो, ना उन्हें पैसे से कोई लेन देन हो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है हमारा ओरोविले टाउनशिप। तो अगर दुनिया में सारी सीमाओं से ऊपर उठकर हमें सीखना हो तो यही है ओरोविले तमिलनाडु। मानव एकता की बात करता है। 68 में मीरा अल्फासा, जिन्हें मदर कहा जाता था, कि सपने को साकार करने के लिए ये टाउनशिप बनाई गई थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि आइडिया है जिसमें कोई धर्म के कोई मायने नहीं है किस धर्म के आते। 60 से ज़्यादा अधिक देशों के लोग एक मॉडल जीवन की तलाश में हैं, उनके लिए ये है। तो ओरोविले नाम कैसे क्या हुआ, तो श्री अरविंदो को हम जानते हैं। तो श्री अरविंदो इस पूरे प्रयोग में जड़ें कहाँ से, स्वतंत्रता से हैं। तो 1908 में अलीपुर वो जो बम षड्यंत्र हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ था, श्री अरविंदो का झुकाव हो गया था क्रांतिकारी गतिविधियों से आध्यात्मिकता की ओर। तो अलीपुर के बाद ये जो श्री अरविंदो थे अब आध्यात्मिकता की ओर चले गए, मतलब एक बाबा बन गए। उन्होंने भारत में केवल भूखंड नहीं बल्कि माँ की संज्ञा दी थी, जो भारत को माँ की संज्ञा दी थी, और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को विकसित किया गया था। तो उन्हीं के विचार से क्या हुआ था, तो यूनेस्को ने 1966 में मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया गया था ओरोविले आश्रम वाले को। तो ये हमने देखा इसके बारे में। तो अभी ये फिर से चर्चा में था। तो ओरोविले हमने देखा, तमिलनाडु वाले एरिया की बात करते हैं, वैसे कहीं भी हो सकता है, इसमें जाति धर्म कुछ नहीं होगा। 1968 में मीरा जो थी, मीरा अल्फासा, इन्हें ही मदर कहा जाता है, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये लोग किसके अनुयायी थे, तो श्री अरविंदो के ही अनुयायी हैं, इस वजह से इनको ये किया गया है। भारत में पौंडुचेरी तमिलनाडु में। अगला देखें GSI के बारे में। तो GSI क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के खनिजों की खोज से अंतर्राष्ट्रीय सफर तक। तो GSI करता क्या है, सोचो कि भारत में कोयला कितना, कोल है कितना, हीरा है, डायमंड कितना, यूरेनियम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब जांच करता
करता है ज़मीन के अंदर? जीएसआई। तो जब भी हम कभी नए मेट्रो प्रोजेक्ट और इन सब की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वही जीएसआई भारत में करता है। 1851 में सर थॉमस ओल्डम द्वारा स्थापित ये संगठन किया गया था। तो मतलब एक संगठन, यह संगठन भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। तो जीएसआई जो है तब अंग्रेज हुआ करते थे। तो 1851 में सर जो थॉमस ऑडसन हुआ करते थे, ओल्डम, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है, भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण करता है, कहाँ खनिज मिल रहा है ये देखता है। आपदा के समय ये क्या करते हैं, मैपिंग वगैरह कर लेते हैं। भारत में विकास में ये योगदान देगा, क्योंकि सोचो किसी एरिया में कोयला, किसी एरिया में तांबा, ये सारी चीज़ें मिल रही, कहाँ सोना चांदी ये सब है, तो वो सब जीएसआई देखता है। तो ये हमने देखा 3 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।